टाइम अप हो गया था। ऑलराइट, हाँ जी। मैं कौन क्वेश्चन कर रहा था और क्वेश्चन क्या था? सर्वर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहा था कि सर्वर क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो सर्वर तो बेसिकली हम उस पॉइंट को बोल रहे हैं ना जहां से जिसको बेसिकली आप जिसके थ्रू आप बेसिकली किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे google.com आप लिखते हैं और आप एंटर करते हैं वेब ब्राउजर के ऊपर, तो उस पर गूगल ओपन हो जाता है। तो गूगल से जो बेसिकली आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो गूगल का बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, उसके सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। आप उसके सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे गूगल का जो पेज है वो रेंडर करके दे दो, ठीक है, उसकी जो HTML है वो मुझे रेंडर करके दे दो। तो जब आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर आपको वो चीज प्रोवाइड कर देता है। तो सर्वर के पास यही बेसिकली होता है कि हम लोग जिस तरीके से हम लोग यूनिवर्सिटी का LMS एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो LMS को जो हम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम key.lms.com जो भी उसका URL है वो टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारी बेसिकली रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर के ऊपर, और वो पेज रेंडर हो जाता है जिससे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज रेंडर हो जाता है और इस तरीके से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर सर्वर डाउन हो तो हम में से कोई भी बंदा उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो सर्वर या स्टार टोपोलॉजी का यही कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सर्वर से कनेक्टेड होती हैं। अगर सर्वर डाउन हो जाएगा तो डिवाइसेस सारी डाउन हो जाएगी। अगर इंडिविजुअल डिवाइस ऑफ हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिनका भी क्वेश्चन था अब मैंने कोशिश करिए उनको, अगर क्लियर है तो बता दें वो। चलिए, गुड है। अच्छा जी, इसी तरीके से जब हम टोपोलॉजीज अप्लाई करते हैं या टोपोलॉजीज की फॉर्मेशन हम करते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो उस फॉर्मेशन को करने के दौरान हमें डिफरेंट मैकेनिज्म या डिफरेंट रूल्स बनाने पड़ते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो फिलहाल हम दो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि फिलहाल हमारे काम के हैं, या आपके लिए इनिशियल लेवल के ऊपर हमें ये दो ही काम आते हैं। एक CSMA CD है और एक है CSMA CA। ठीक है, CSMA CD जो है ये बेसिकली जो प्रोटोकॉल है, अच्छा प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, रूल होता है। ठीक है, रूल सेट होता है, जो आप रूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर गेम है, गेम के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं। क्लास के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो क्लास के रूल्स होते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं। तो रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स जिनके थ्रू डाटा पास होगा इन टोपोलॉजीज को यूज करते हैं, जो टोपोलॉजीज हमने यूज करी। ठीक है, और वो टोपोलॉजीज बेसिकली लैन वैन या मैन को यूज करते हुए डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी डिवाइसेस के दरमियान। तो उसमें दो टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, दो टाइप के रूल सेट्स यूज होते हैं। ठीक है, वन इज कैरियर सेंसिटिव मल्टी एक्सेस विद मल्टीपल कोलिजन। ठीक है, और एक है कैरियर सेंसिटिव मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, ये CA जो है कोलिजन अवॉइडेंस है, और ये मल्टीपल कोलिजन जो है ये बेसिकली CD है आपका। अगर बोले तो मैं टाइप भी कर देता हूँ, कैरियर सेंसिटिव कैरियर सेंस, खतरनाक वर्ड है, इतना भी नहीं है। मल्टीपल एक्सेस विद मल्टीपल कोलिजन, और सेकंड वन भी यही है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस मल्टीपल
access with avoidance. अच्छा, दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस एक्चुअली बात है, जो कैरियर सेंसिटिव मल्टीपल कोलिजन है, ठीक है, ये बेसिकली सिंपल अप्रोच है, ठीक है, कि आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट कर दो इस तरीके से कि आपस में जब वो एक्सेस करें एक सिंगल रिसोर्स को, तो वो आपस में कोलाइड ना करें। मिसाल के तौर पे अगर एक ही फाइल है और उसी फाइल को दो डिवाइसेस एक्सेस करना चाहती हैं, जिस तरीके से हमने उसमें भी देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उसमें भी टॉपिक के अंदर डेडलॉक, जहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली बात जहाँ आई थी। तो ECS MA CD वाले जो सिनेरियो से समहाउ वैसे ही है कि अगर आपका जो नेटवर्क है उस पर जब आप जो डिवाइसेस हैं आपकी, तो अगर वो आपस में इस तरीके से आपस में एक्सेस ले, किसी चीज को एक्सेस करें कि वो कोलाइड ना हो। मिसाल के तौर पे एक चीज अगर एक रिसोर्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड है, तो उस जो दूसरी डिवाइस है वो वेटिंग में आ जाए किसी तरीके से, और उसके बाद वो फिर एक्सेस कर ले और उस तरीके से एक्सेस जो है वो मेंटेन हो जाए। और जो CSMACA है, कैरियर सेंसिटिव मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन और अवॉइडेंस, ये अप्रोच बेसिकली ये है कि आपका जो कोलिजन है, ये तो मल्टीपल कोलिजन्स को हैंडल इस तरीके से कर रहा है कि एक्सेस एक वक्त में एक को ही दे रहा है, ठीक है। और जो दूसरा है CSMACA मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस जो है, ठीक है, वो जो एक्सेस दे रहा है वो इस चीज को मेंटेन कर रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी जो डिवाइस है या जो आपका जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, वो इस तरीके से कनेक्ट हो कि उनके आपस में कोलिजन ना हो। एक रिसोर्स के लिहाज से कोलिजन को देख रहा है, एक डिवाइसेस के लिहाज से कोलिजन को देख रहा है। अगर इसकी डेफिनेशन में की बात करते हैं तो डेफिनेशन में देख ले, एक मिनट में बुक में देखता हूँ, कोई प्रॉपर आपको डेफिनेशन दे दूं तो ज्यादा बेहतर है। ये ऊपर से जा रहा है, मैं अभी इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करता हूँ। जो बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन है, मैं ओपन भी कर देता हूँ, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो CSMACD है, ठीक है, इसका बेसिकली काम ये है कि जब आपकी, यहाँ तक काफी है, ठीक है, this protocol dictates that each message be broadcasted to all machines on the bus. Each machine monitors all messages but keep only those addressed to itself. मिसाल के तौर पे इसकी ये वाली बात का ये मकसद है कि मिसाल के तौर पे अगर एक फाइल है, जिससे मैं फाइल की एग्जांपल से बात कर रहा था कि एक फाइल है, ठीक है, अब उसको एक्सेस करना चाहती है मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है, तो ये मल्टीपल कोलिजन वाला जो ये कोलिजन डिटेक्शन वाली जो अप्रोच है, वो क्या करती है कि वो ब्रॉडकास्ट कर देगी, यानी डिवाइस नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सबको वो फाइल भेज देगी। लेकिन वही फाइल उसको एक्सेस एक्सेस उसी फाइल को वो ओपन करेगी जिसके लिए वो भेजी गई है। यानी जब वो ब्रॉडकास्ट कर रही होगी, वो बोलेगी भाई ये फाइल है, ये सबको मैं भेज रहा हूँ कॉपी, लेकिन ये फाइल है मिसाल के तौर पे सादिक अहमद के लिए, और मैंने पूरी गूगल क्लासरूम में एक फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबको फाइल का एक्सेस दे दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया मैसेज सब सब स्टूडेंट्स को, ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स उसको देख भी रहे हैं उस मैसेज को। लेकिन मैंने जिस स्टूडेंट के लिए भेजा है वो बेसिकली उसमें मुखातिब है, ठीक है। तो फाइल मिसाल के तौर पे मैंने शेयर कर दी, और वो फाइल जो बेसिकली शेयर हो रही है वो हुई सबके साथ शेयर है, लेकिन एक्सेस खाली जो मैं देना चाहता हूँ, मैं एक स्पेसिफिक बंदे को देना चाहता हूँ या एक स्पेसिफिक रिसोर्स को देना चाहता हूँ। तो उस सिनेरियो में जो अप्रोच यूज होती है वो CSMACD यूज होती है। ये समझ आई या इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करूँ? जैसे इसकी एक और एग्जांपल भी है, जैसे मिसाल के तौर पे दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई भी है, ठीक है, कि दो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब CSMACD
प्रोटोकॉल अगर वो कर रहे हैं तो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं नहीं पहले आप बात करें, आप स्टार्ट करें। आप मिसाल के तौर पे जैसे इंटरव्यू वगैरह देने गए, ठीक है, तो आप इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि आप स्टार्ट करें, ठीक है, इंटरव्यू शुरू में खुद शुरू हो गया, अचानक से उसने बोला नहीं नहीं आप शुरू करें, आप बताएं। तो वो सिनेरियो जो है बेसिकली है वो प्रोटोकॉल जो होगा, अगर नेटवर्क के सेंस में इस चीज को देखा जाए तो वो CSMA CD है, ठीक है। मतलब एक्सेस सबके पास होगा, लेकिन देना मैं एक को चाहता हूँ, ये CSMA CD है, ठीक है। मैंने फाइल क्योंकि सबको ब्रॉडकास्ट कर दी ना, मैंने गूगल क्लासरूम में मिसाल के तौर पे क्लास वो मैंने कर दी, ठीक है, अपलोड कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपलोड करी तो सब बच्चों के पास मैसेज आ गया कि भाई सर ने फाइल अपलोड करी है, और उसमें मैंने मैसेज लिख दिया फाइल में कि ये फाइल मैंने मिसाल के तौर पे किसी एक स्टूडेंट सिराज के लिए रखी है, मिसाल के तौर पर सिराज एक स्टूडेंट है उसके लिए मैंने रखी है। तो ये जो जो नेटवर्क या कम्युनिकेशन की जो टाइप होगी या प्रोटोकॉल होगा या रूल होगा वो CSMA CD है, ठीक है। और इसी तरीके का इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लें, ठीक है, जो CSMA CA है, ठीक है, वो बेसिकली ये कहता है कि आप ब्रॉडकास्ट ना करें, ठीक है, ताकि डिवाइसेस का आपस में कोलिजन ना हो, ठीक है, या सबको डेटा ना जाए। आप क्या करें, आप इस चीज को, जिस डिवाइस को आपने मैसेज भेजना है उसको आप सिर्फ उसी को मैसेज भेजें। उसके लिए क्या करें, आप नेटवर्किंग के लिए या उसको कनेक्ट करने के लिए आप वाईफाई को यूज कर लें। जो वाईफाई का स्टैंडर्ड बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसी पॉइंट को सोचते हुए बेसिकली किया गया था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी नेटवर्क अप्रोचेज हैं, ठीक है, जो वायर्ड अप्रोचेज हैं जितनी भी, ठीक है, चाहे वो इथरनेट हो, चाहे वो इंटरनेट हो, ठीक है, इंट्रानेट हो, वो सारे के सारे CSMA CD को यूज करते थे, ठीक है। तो वाईफाई को इंट्रोड्यूस करने का जो मकसद था वो इस चीज का स्टैंडर्डाइजेशन थी कि जो एक्सेस है, ठीक है, वो खाली उसी को मिले जिसके लिए वो मैसेज बेसिकली दिया जा रहा है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए जो अप्रोच यूज की जाती है वो एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको AP भी कहते हैं। इस चीज को और बेहतर समझने के लिए एक और एक फिगर है वो देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये है, अब मुझे मिसाल के तौर पे जो डेटा देना है, ठीक है, या जो मुझे फाइल प्रोवाइड करनी है वो मुझे किसी B पर्सन को करनी है, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक्सेस पॉइंट वो ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जहां पे आपके सिस्टम एक दूसरे को हेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सकता भाई एक राउटर है और ये उसकी रेंज है, ये एक B राउटर है ये उसकी रेंज है, ये एक A राउटर है ये उसकी रेंज है, ठीक है। अगर एक्सेस पॉइंट इनके बीच में नहीं होगा तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। नन ऑफ द एंड सिस्टम कैन हेयर ईच अदर, कैन कम्युनिकेट विद AP। जिसको भी कम्युनिकेशन करनी होगी वो एक्सेस पॉइंट से करेगा। तो CR वाली जो एग्जांपल है, ठीक है, तो वो वाली एग्जांपल इसमें पुट ऑन हो सकती है जो सईद वसीम ने दी थी, कि मिसाल के तौर पे जो क्लास में CR है, मिसाल के तौर पे अगर टीचर CR बना देता है तो हर स्टूडेंट को जो भी मैसेज कन्वे करना होता है तो टीचर CR को वो मैसेज देता है और वो CR बेसिकली आगे सारे स्टूडेंट्स को वो मैसेज को भेज देता है। तो हर एक स्टूडेंट या जो भी मुखातिब होता है तो बच्चा टीचर बता देता है भाई मिसाल के तौर पे कि CR को कि ये फला फला स्टूडेंट है, इसको ये मैसेज मेरा दे दो कि उसने ये असाइनमेंट लेट से सबमिट नहीं करवाया, या इस तरीके की बात हो गई। तो टीचर इसमें बेसिकली आपका हब होगा या आपका राउटर होगा आसान लफ्जों में, और जो एक्सेस पॉइंट है वो बेसिकली CR होगा, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है इसको CSMA CD CA कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले जितनी भी अप्रोचेस थी वो सॉर्ट ऑफ दिस अप्रोचेस थी, ठीक है, बस है। अब ये सारे कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट कर दी, जो जो कंप्यूटर जो मुखातिब है वो उस मैसेज को खोल के देख लेगा, बाकी सारे उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब क्लियर है सबको, बाकियों को भी सबको क्लियर है, क्योंकि काफी सारों को ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी तो ये बेहतर हो गई। पूछो आप दिन। क्या एक चीज पूछनी है, पूछो।
सीधे वाले जो फाइल देंगे उसका एक्सेस सबके पास होगा। हाँ, एक्सेस सबके पास होगा उसका। ये उसमें प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे कि मैसेज वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और जब ब्रॉडकास्ट करने का मतलब यही होता है कि मैसेज वो सबके पास जा रहा है, लेकिन एक्सेस वही बंदा करेगा जिसके लिए वो है। इसके लिए फिर और फर्दर प्रोटोकॉल्स लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी के लेवल पे आ जाएगा कि एक्सेस उसका कैसे वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कि फाइल उसको मिल गई मिसाल के तौर पे नेटवर्क के ऊपर, लेकिन अब वो चाहता है ये खाली वही बंदा पढ़ सके जिसको मैंने मैसेज किया है। उसके लिए जब हम सिक्योरिटी वाला पार्ट नेटवर्किंग का डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इंक्रिप्शन की बात हम करेंगे। तो इंक्रिप्शन बेसिकली वो अप्रोच है जिसके थ्रू हम इस चीज को डील कर सकते हैं। ठीक है, कि जो फाइल्स का एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, यानी सबके पास पहुंच जाएगी, लेकिन उसको वो व्यू करके भी उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो मैसेज बेसिकली एक तरीका हिडन हो जाएगा। तो मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आ जाऊं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें बेसिकली यहाँ तक ये भी पता चल गया कि किस किस टाइप के हम लोग लेवल वाइज अगर हम देखें तो हम नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं। उसको उसके अरेंजमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या अप्रोचेज हैं जिनको हमने टोपोलॉजी कहा, और उनके रूल सेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें हमने ये दो प्रोटोकॉल्स को हमने देख लिया, एक CSMA-CD और CSMA-CA देख लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इन सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए, ठीक है, जो आपका जो प्रोटोकॉल्स हैं सारे, उन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए आपस में इन डिवाइसेस को कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कैसे कराया जाए। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इथरनेट का, जिसको हम लोग इंटरनेट भी बोल रहे होते हैं, वैसे वो इथरनेट होता है। इंटरनेट कुछ और होता है। इंटरनेट इथरनेट के सब में आ सकता है, या आप ये कह लें कि इथरनेट को यूज करने के लिए आप इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि इंटरनेट की जो डेफिनेशन है वो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, यानी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दें या उस नेटवर्क्स का एक नेटवर्क बना दें तो वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, जबकि ईथरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करते हुए आपस में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवाई जाए। ठीक है, सीए में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, सीए में एक्सेस पॉइंट होगा, उस एक्सेस पॉइंट से डेटा जिसको भी पास करना है वो डेटा पास करेंगे। उस एक्सेस पॉइंट से जो कनेक्टेड है वो उस चीज के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, सीए के अंदर आप दीन, मैंने आपको उस जो क्वेश्चन है उसका आंसर अब दिया है। ठीक है, तो इथरनेट के लिए डिफरेंट हम लोग डिवाइसेस को यूज करते हुए बेसिकली डिवाइसेस आपस में जो हमारी फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करते हैं, जिसमें हब है, रिपीटर है, और स्विच है। ठीक है, नहीं वो नहीं है, अल्लाह माफ फरमाए, ये रिपीटर बेसिकली सिग्नल रिपीट करने वाली चीज है, डिवाइस है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, और राउटर है। राउटर वैसे इथरनेट के लिए इतना यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। मैंने ये बोला इथरनेट के बारे में कि इथरनेट बेसिकली हम लोग जिसको इंटरनेट नॉर्मली बोल रहे होते हैं वो होता है एक्चुअल में इथरनेट है, कि हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। जो इंटरनेट की डेफिनेशन है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, यानी बहुत सारे नेटवर्क को मिला के जो एक नेटवर्क बनता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का नेटवर्क है, कराची का नेटवर्क है, मेरे घर का नेटवर्क है, मेरे मोहल्ले का नेटवर्क है, दूसरे मोहल्ले का नेटवर्क है, और पूरे शहर का नेटवर्क नेटवर्क है, पाकिस्तान का नेटवर्क है, मेरे एशिया कॉन्टिनेंट का नेटवर्क है, इस तरह के सारे कॉन्टिनेंट्स का नेटवर्क है। तो ये पूरा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है ये इंटरनेट कहलाता है। जबकि इथरनेट क्या है, कि इथरनेट का कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरनेट को यूज करते हुए इन डिवाइसेस के थ्रू आप कम्युनिकेशन करो। ठीक है,
मिसाल के तौर पे हब और रिपीटर का काम क्या होता है? रिपीटर बेसिकली वो डिवाइस होती है जो उसके पास डेटा आता है, ठीक है, उसको वो डेटा को देखता नहीं है इस डेटा में अंदर क्या है, क्यों है, बस उसको लेता है और आगे पास कर देता है। मिसाल के तौर पे एक जगह से आया, मतलब वायर नंबर 1 से आया, वायर नंबर 5 पे भेजना है, तो ये नहीं देखेगा अंदर क्या है, वो लेगा वायर नंबर 1 से और 5 पे भेज देगा आंखें बंद करके, ठीक है। नहीं, इवन रिपीटर इस चीज का भी ख्याल नहीं रखेगा, रिपीटर ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबको वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो जो अभी हमने एग्जांपल जैसे पढ़ी CSMA CD वाली, तो सॉर्ट ऑफ वो वाला काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो भी डाटा उसके पास आया वो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे। और ब्रॉडकास्ट करते हुए ये नहीं देखेगा कि किसको ये डाटा जाना चाहिए था, इस डाटा में है क्या, बस आगे पास कर देगा। जबकि हब क्या करता है? हब सोर्स और डेस्टिनेशन के लिहाज से डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है। सोर्स और डेस्टिनेशन यानी सोर्स का एक एड्रेस होगा, सोर्स एड्रेस भी कह सकते हैं आप इसको, और डेस्टिनेशन एड्रेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हब क्या करता है? हब दो एड्रेसेस के बीच या दो पॉइंट्स के बीच में बेसिकली कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। एक डिवाइस सेंडर होगी, एक डिवाइस रिसीवर होगी, ठीक है। तो जिसको भेजा जा रहा है, जो भेज रहा है उसका नाम भी जिस तरह लेटर में होता है फ्रॉम एंड टू, तो ये फ्रॉम भी इसको हब हब डिवाइस को पता होता है और टू भी पता होता है, ठीक है। तो हब जो डेटा पास करता है वो फ्रॉम टू करता है, ठीक है। और हब सिंगल 1 to 1 बेसिकली कम्युनिकेशन करवा रहा होता है, ठीक है। तो 1 to 1 का मतलब ये कि एक डिवाइस के दरमियान, यानी दो दोस्त आपस में एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि हम 9 में फर्स्ट ईयर तक प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, ठीक है। एक एज्यूम्ड ABC फ्रेंड होता था, उसको उसके ऊपर उसको लेटर बेचारे को भेजते रहते थे, कभी उससे लोन मांगते थे, कभी कुछ मांगते थे, खैर। तो हब इस तरीके से काम करता है, जबकि स्विच जो है वो हब का ही कॉम्बिनेशन है, या हब ही है, बस 1 to 1 की जगह मैनी टू मैनी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि मैनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट विद मैनी, यानी मैनी सोर्सेस मैनी डेस्टिनेशंस हो सकती हैं। तो आप मल्टीपल कह लें पॉइंट एक्सेस पॉइंट्स या पोर्ट्स होती हैं, और काम इसका भी यही होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी इसको पता होता है फ्रॉम टू किसके पास मैं कौन हूँ और मुझे किसको डाटा भेजना है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली ये तीनों डिवाइसेस काम करती हैं, ठीक है। हब 1 to 1, स्विच मैनी टू मैनी, और रिपीटर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। रिपीटर डिवाइस ब्रॉडकास्ट कर देती है इरिस्पेक्टिव किसको सेंड करना था किसको नहीं करना था, बस आया डाटा उसने सबको सेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो स्विच जो डाटा फ्रॉम टू सेंड करता है, ठीक है, स्विच को स्मार्ट हब भी कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन स्विच जो सेंड कर रहा होता है डाटा को, ठीक है, लेकिन सेंड करने में भी अ, बस इसको ये आप ये कह सकते हैं कि इसको सारा काम हुआ हुआ मिलता है। सारा काम हुआ हुआ मिलने का मतलब क्या है कि इसको पहले से बता दिया जाता है कि आप कौन है और किसको आपने डाटा भेजना है। ये आप कौन है और किसको डाटा भेजना है ये बेसिकली राउटर बताता है। और राउटर बेसिकली कैसे बताता है? वो यूज करता है आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो राउटर का काम ये होता है कि वो डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन देता है, और जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है उसको एक एड्रेस असाइन करता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी जो डिवाइस है, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप उस अपनी कनेक्टिविटी में जाके देखेंगे तो आपके एक आईपी एड्रेस आ रहा होगा, चाहे वो डायनेमिक हो चाहे वो स्टैटिक हो,
ठीक है। डायनेमिक आईपी एड्रेस जब होता है जब आप नॉर्मली एक्सेस कर रहे होते हैं, और स्टैटिक जब होता है जब आप किसी एक आईपी एड्रेस को परचेज कर लें। जिस तरीके से जितने भी वेब सर्वर्स होते हैं इनकी आईपीज परचेज्ड होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे लोकल होस्ट की आईपी जो होती है वो 127.0.0.1 होती है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ अगर मैं थोड़ा तेज बोलूँ, 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट की आईपी होती है आपके कंप्यूटर की, ठीक है। इसी तरीके से अगर मिसाल में गूगल की लेट से ये भी हो सकती है 102.1.2.4.255। तो ये अगर परचेज की हुई है गूगल ने, ये आईपी अगर परचेज की हुई है तो ये किसी और को वो नहीं मिल सकती है आईपी, ठीक है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कौन सी आईपी किसी को असाइन हुई हुई है या कोई आईपी किसी को असाइन नहीं हुई हुई, उसके लिए राउटर बेसिकली टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। उसको फॉरवर्डिंग टेबल भी कहा जाता है। फॉरवर्डिंग टेबल का काम क्या होता है कि बेसिकली वो ये बता रहा होता है कि मेरे साथ डिवाइसेस कौन कौन सी कनेक्टेड है और कौन सी डिवाइस से कौन सी डिवाइस पे डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग टेबल बेसिकली राउटर के अंदर होता है, या राउटर बेसिकली जो आईपी एड्रेसेस है उनको मेंटेन जो कर रहा होता है वो फॉरवर्डिंग टेबल के थ्रू कर रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर के नेम के बराबर नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर का नेम कह सकते हो, आईपी को ना आप नेटवर्क के ऊपर आपकी आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं आप। लेकिन आईपी एड्रेस आपका वो नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अगर आप फिक्स कर दें तो वो आपको इस तरह सिस्टम का तो एक एड्रेस फिक्स होता है, लेकिन जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क के ऊपर आपका आईपी एड्रेस अलग होता है। इसी तरीके से मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस यूनिवर्सली चेंज होता है, हर किसी का सेम नहीं होता, हर हर डिवाइस का मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से मैक एड्रेस को बोलते हैं कि किसी को दिखाएं भी नहीं कि मैक के एड्रेस से बेसिकली आप अटैक भी कर सकते हैं किसी सिस्टम के ऊपर, वो एक अलग चैप्टर है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका काम ये है कि आपकी जो डिवाइस है, जिस तरह स्विच की हमने बात करी कि स्विच सोर्स एड्रेस टू डेस्टिनेशन एड्रेस या सोर्स डिवाइस टू डेस्टिनेशन डिवाइस डाटा सेंड करता है। तो उस सोर्स का कैसे पता चले, उस डिवाइस का कैसे, उस डेस्टिनेशन कैसे पता चले, उसके लिए राउटर बेसिकली यूज होता है। राउटर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हुए बेसिकली आइडेंटिफिकेशन देता है आपको ओवर द इंटरनेट, और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ बेसिकली आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के एक नेटवर्क जो बनता है वो इंटरनेट कहलाता है, आसान लफ्जों में। इसी तरीके से यहाँ तक क्लियर है? राउटर में 1 to 1 कनेक्शन होता है ऑब्वियसली, हाँ। राउटर के साथ आप 1 to 1 कनेक्टेड होते हैं, या जितनी भी डिवाइसेस की आप लिमिट लगा दें, उतनी डिवाइसेस आप राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं भी होम अपने राउटर से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो होम राउटर से बेसिकली कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि मेरे होम राउटर में जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है डिवाइसेस की, उतनी डिवाइसेस उस राउटर से कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 10 हैं, 25 हैं, 20 हैं, ठीक है। स्विच और हब में ये डिफरेंस है, स्विच 1 to 1 होता है और सॉरी हब 1 to 1 होता है, और स्विच मेनी टू मैनी होता है। मेनी टू मैनी का मतलब ये है कि आपके मल्टीपल हब्स का कॉम्बिनेशन है स्विच, आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि हब के अंदर एक ही पोर्ट होती है सेंड करने के लिए, और उसमें मल्टीपल पोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। विदाउट राउटर इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, इसका जो वो है जो सवाल का जवाब है, राउटर के बगैर हो सकता है, लैन के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट वायर जो आपके पास वायर आ रही है, वायर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लें सिस्टम पे तो हो सकता है ऑब्वियसली। और मुस्तफ़ा का क्वेश्चन है जो राउटर का नॉर्मली 192.168.0.1 सेम क्यों होता है लॉगिन? एडमिन लॉगिन इसलिए सेम होता है क्योंकि राउटर की स्टैंडर्ड आईपी जो है वो यही सेट की बिल्ट इन यही होती है। आप इसको, जाहिर सी बात है, जब आप उस नेटवर्क पे हैं, आप लेजिटिमेट यूजर हैं। लेजिटिमेट का मतलब ये होता है कि आप वैलिड यूजर हैं, इनवैलिड यूजर नहीं है, तो ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। आईपी तो सेम है, लेकिन आप उस नेटवर्क पे हैं तो आप 192.168.0.1 पे आप ओपन कर पाएंगे। अगर आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं, आप इसको एक्सेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि उस नेटवर्क ने आपको आपने ऑथेंटिकेट कर लिया है,
जब भी आप उससे कनेक्ट हुए हो ना, तो आप जब उससे ऑथेंटिकेट हो चुके हो तो फिर आप उसके राउटर को एक्सेस कर सकते हो। तो उस वक्त आईपी को यूज करना कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। ठीक है मुस्तफा, क्लियर है? ऑल राइट। अच्छा, आईपी एड्रेस के अंदर भी पूरी एक दुनिया है। आईपी एड्रेस के अंदर मिसाल के तौर पे अब हम ये जो रेंज होती है, जो फॉरवर्डिंग टेबल बेसिकली ये होता है कि जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं राउटर से, ठीक है, उनकी आईपी एड्रेसेस को राउटर मेंटेन कर रहा होता है एक टेबल के अंदर, उसको फॉरवर्डिंग टेबल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो लिमिट है ना, वैसे जो जिस तरह कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, ठीक है, तो वो 0 to 255 होती है। ठीक है, यानी आप का जो मैक्स मिनिमम एड्रेस हो सकता है वो 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 हो सकता है। ठीक है, ये रेंज है आईपीस की। एक कॉन्सेप्ट होता है, वैसे बुक के अंदर अभी नहीं है, वैसे आप जब नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ोगे तो इंशाल्लाह इस चीज को देखोगे। तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है सबनेटिंग का। सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबनेटिंग को अप्लाई करने से ये जो लास्ट का 255 है ना, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। जो लास्ट प्रीफिक्स है ना, इसको आप सबनेट कर देते हो। सबनेट करने का मतलब ये है कि आप एक ही आईपी को लेके, मिसाल के तौर पर 255.255.255, आप इसी को यूज करते हुए, सबनेटिंग करते हुए इसको, एक ही आईपी से आप 32 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। एक ही आईपी से आप 16 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। एक ही आईपी से आप 64 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए कैलकुलेशन होती है कि सबनेट कैसे कैलकुलेट होगा, वो आप नेटवर्किंग के कोर्स में पढ़ोगे। लेकिन जस्ट गिव यू एन आइडिया कि इसकी जो रेंज है, मिसाल के तौर पे अगर इतनी सी होती तो दुनिया में आईपी एड्रेसेस खत्म हो जाते। ठीक है, तो आज तक आईपी एड्रेसेस खत्म क्यों नहीं हुए, तो उसकी वजह यही है। वो बताना एक्चुअली टारगेट था यहाँ पे, कि सब नेटिंग बेसिकली से हम लोग एक ही आईपी को मल्टीपल तरीकों से फिर यूज कर सकते हैं। आसान लफ्जों में अगर उसको समझाना चाहूँ तो ये है। ठीक है, राइट, आगे बढ़े। अच्छा जी, एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट है गेटवे का, नीचे लिख देता हूँ ताकि, गेटवे, गेटवे बेसिकली उस पॉइंट को बोलते हैं नेटवर्क के अंदर जहां पे दूसरा नेटवर्क कनेक्ट हो रहा हो। मिसाल के तौर पे मैंने भी आपको एक फिगर दिखाई थी। ठीक है, या मैं बना लेता हूँ जल्दी से छोटी सी। ये एक नेटवर्क है लेट से, ये एक दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली पॉइंट है ना, जहाँ पे ये दो नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं, नेटवर्क ए है, नेटवर्क बी है, जो भी नाम आप दें इसको, ये पॉइंट बेसिकली जो है ये गेटवे कहलाता है। ये पॉइंट जो है ना, ये गेटवे कहलाता है, जहाँ पे ये दोनों दो नेटवर्क्स जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो, या मल्टीपल नेटवर्क्स जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो, उस पॉइंट को आप गेटवे कहते हैं। और नॉर्मली जो आप सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई करते हैं वो गेटवे के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसीलिए गेटवे के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, या गेटवे के रूल सेट्स भी होते हैं जिनको पास करे वगैरह दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने बोला गेटवे का कॉन्सेप्ट दे दूं, क्योंकि हम लोग गेटवे गेटवे सुन रहे होते हैं और देखा भी होता है नॉर्मली, लेकिन गेटवे होता क्या है इसका आइडिया हो जाए। ठीक है, क्लियर है ये एग्जाम्पल? गेटवे क्लियर है? बेसिकली वो पॉइंट जिसमें दो नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हो, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स का जो कनेक्शन का पॉइंट है बेसिकली, वो गेटवे कहलाता है। ठीक है, ऑलराइट। अब जब हम इंटरनेट पे आ जाते हैं, ठीक है, जब हमने मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर लिया तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बन गया। ठीक है, यानी ये जो नेटवर्क है ये पूरा एक कनेक्टेडली एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, वैसे तो एक फेज बन गया अभी ये फिलहाल, लेकिन एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बन गया। तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है, इसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है,
ऑलरेडी इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जस्ट रिपीटिंग। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज नोन एज इंटरनेट। तो जब हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बना रहे होते हैं, ठीक है, या डिवाइसेस या नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, या एक डिवाइस दूसरे नेटवर्क में है, भाई एक डिवाइस दूसरे नेटवर्क में है, उनको आपस में कनेक्ट करना है, उसके लिए डिफरेंट आप कह लें मॉडल या आर्किटेक्चर हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग करवा सकते हैं या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वन इज द सिंपलेस्ट वन, जिसको मैं एग्जांपल डिस्कस कर भी चुका हूँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है इंटरनेट की। ठीक है, जो इंटरनेट का बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है या मॉडल है जो फॉलो करता है इंटरनेट, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। ठीक है, जो कीट एलएमएस की मैंने एग्जांपल दी। सेकंड वन इज पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी टॉरेंट्स है, जो आप टॉरेंट यूज करते हैं। ठीक है, यू टॉरेंट है, बिट टॉरेंट है, टॉरेंट, या आप एक शेयरिंग सर्वर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग सर्वर बेसिकली पीयर टू पीयर है कि आप वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस आप कनेक्टेड है फेस टू फेस, और आपस में आप डाटा शेयर कर रहे हैं। एंड थर्ड, लास्ट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी थोड़ा सा दे चुका हूँ जब हमने ओएस का पढ़ा था, तो टास्क टाइम शेयरिंग बेसिकली जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो एक बाउंड्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। ठीक है, तो कराची एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसमें कंप्यूटेशन रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। मिसाल के तौर पे फारिया के पास एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स कनेक्ट वालों के पास है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर वालों के पास है, और इस तरीके से कनेक्ट हुए हैं। सब बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल ले लें। ठीक है, कि लेट से बैंक है एक ही चीज, लेकिन फैसल बैंक अलग है, एचबीएल अलग है, अल हबीब अलग है। ठीक है, और उन सबके अपने अपने सिस्टम है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मिलके, यानी बहुत सारे सिस्टम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उनको मिला दें। ठीक है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो लोड बैलेंसिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, रिसोर्स शेयरिंग का आता है, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर कैसे होंगी। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास हैवी ट्रैफिक आ जाता है आपके नेटवर्क पे, जैसे मिसाल के तौर पर फेसबुक है। ठीक है, फेसबुक एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एग्जांपल हो सकता है कि अगर आपके पास हैवी ट्रैफिक आ जाते तो कैसे आप उसको बैलेंस करेंगे। गूगल है, ठीक है, गूगल के ऊपर अगर मिलियन ऑफ यूजर्स उसको हर वक्त एक्सेस कर रहे हैं तो वो उसको कैसे चलाएं, उसके जो डेटा सेंटर है वो कैसे बैलेंस कर रहा है अपने आप को, लोड को कैसे बैलेंस कर रहा है कि कॉस्ट भी ज्यादा ना बढ़े और एक्सेस भी लोगों को मिलता रहे। रिसोर्स शेयरिंग भी होता है, रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन भी होता है कि अगर किसी को रिसोर्स चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, मैं क्लाउड के अंदर ज्यादातर ये वाली बातें होती हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है कि आपको किसी भी सिस्टम का एक एक्सेस मिला हुआ है, जो मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे कहीं भी दुनिया में कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, उसका आपको एक्सेस दे दिया गया थ्रू दिस आईपी थिंग। ठीक है, आपको एक आईपी दे दी और बता दिया भाई ये आईपी है, इसके ऊपर आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप जो भी डाटा डालना चाहे इस आईपी को एक्सेस करें और उस पर आप डाटा अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो वहाँ उस इस ये कंप्यूटिंग रिसोर्स मेरी इस आईपी के ऊपर पड़ी हुई है, उसके अंदर मुझे लोड बैलेंसिंग, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स एलोकेशन की बेसिकली करनी पड़ती है। और ये अ, एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनको कंसोलिडेट करके एक ही इंटरफेस मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो वो खैर एडवांस कोर्स है, तो वो जब आप बाद में कभी मास्टर्स वगैरह में पढ़ोगे तो फिर आप इस चीज को देखोगे।
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बेसिकली ये होते हैं कि मल्टीपल सिस्टम्स आपने